है, 5 साल बाद आपको याद आएगा कि आपने एक ऐसे बंदे से वादा किया था जो आपको हिलाने की ताकत रखता था, और हमने ये करके दिखाया था। सरकार ने हमें झूठे वादे करे कि हम भर्ती देंगे। मुख्यमंत्री जी का बयान आया था हम हर वर्ष 1 लाख पदों पर भर्ती लेंगे, ली क्या? फिर अगले साल भर्ती का वादा करते हम 1 लाख पदों पर भर्ती लेंगे, ली क्या? नहीं ली। ये केवल और केवल हमको मूर्ख बनाते हैं, और हम बनते हैं। कारण यह है क्योंकि हमारे पास एकता नहीं है। हम आज या किस चीज का रोना रो रहे हैं? हम एकता का रोना रो रहे हैं कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। अब भाषण इसलिए दिया जाए कि आपको जगाया जाए। अब दूध पीते बच्चे तो हो नहीं कि आपको सिखाया जाए। तो इसलिए हम एक ऐसी सेना बनाएंगे जो सरकार से सवाल पूछेगी कि जब पटवारी फर्जीवाड़ा हुआ था तो आपने रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। हम एक ऐसी सेना बनाएंगे जो पेपर लीक पर सरकार से सवाल पूछेगी कि मैं मेहनत करके एग्जाम देने के लिए गया था, आपने पेपर लीक क्यों किया। और जब सरकार जवाब नहीं देगी ना, तो हमको इस काबिल बनना है कि हम वही जूता निकाल कर उनके मुंह पे मारेंगे। तब पता चलेगा कि स्टूडेंट पावर क्या होता है। अभी लोग मुगालडे में है कि अभी कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है, बड़े भ्रम में रहते हैं। कभी कभी भ्रम होता है। सिकंदर भी दुनिया जीतने चला था, पर हमने उसको भारत से खाली हाथ लौटा दिया था। तो दोस्तों, आज इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मध्य प्रदेश का भविष्य हम लोग तय करेंगे। हम ऐसे संगठन नहीं है कि जब चुनाव आएगा उसके 2 साल पहले सक्रिय हो जाएंगे। चुनाव को आने में 4.5 साल है, हम आज भी एक्टिव है। और हमें वो करके दिखाना है जो मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। पटवारी फर्जीवाड़े में 200 में से 187 नंबर भगवान भी नहीं ला सकता। भगवान को पेपर देने बिठा दो आप। जब पटवारी फर्जीवाड़े में हमने आंदोलन किया तो सरकार गलत थी, इसीलिए उसने जांच कमेटी बिठाई। और नियम यह कहता है जांच कमेटी के बाद जांच को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। हमने 4 आरटीआई लगाई, मेरे पास चारों के प्रूफ आप ले सकते हो। 4 आरटीआई लगाई, क्या जवाब आया? आपके द्वारा मांगी गई जानकारी हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो इन्होंने जो बयान दिए थे कि किसी के पेट में मरोड़े उठ रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं रिपोर्ट सार्वजनिक कर दो अगर आपके अंदर दम हो तो। नहीं, इतना है ही नहीं, दम है ही नहीं ना। देखो, एक होता तलवे चाट कर बनना, तो तलवे चाट कर अगर आप बनोगे तो आपके अंदर वो जिगरा नहीं होगा कि आप युद्ध की आवाज का सामना कर सको। आप बता दो, आज तक पटवारी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हुई? वो सीधा सा मामला था, सामने से दिख रहे थे, हम लोगों ने आवाज उठाई। आज पटवारी के 2000 लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है। क्यों नहीं ली है? क्योंकि हमारे अंदर ताकत थी, हमने उस मुद्दे को रखा था। बाद में हमने इस मुद्दे को और उठाया, मैं सारे प्रूफ लेके गया था। 5 दिन के लिए मेरे को और प्रमोद भाई को उठा लिया गया था। तब ये जो इंदौर की कोचिंग वाले हैं, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया होता तो मैं इसको झुका देता और पटवारी फर्जीवाड़ा उजागर करता। अभी यहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम चला था, हर एक कोचिंग वाला अपने यहां से बस भर भर के बच्चे ले गया। मुझे कोचिंग से दिक्कत नहीं है, मुझे उन बच्चों से दिक्कत है कि आपको वहां रोजगार मिल रहा था। अरे मां के नाम से पेड़ भी लगा देंगे, पर बेटे को पहले 2 वक्त की रोटी तो मां के नाम पे मिल जाए तो हम पेड़ भी लगा देंगे। पेड़ लगाने का विरोधी नहीं हूं मैं, पेड़ हम बहुत ज्यादा लगाएंगे, बल्कि शर्त यह है कि रोजगार कब मिलेगा। रोजगार नहीं मिल रहा ना। कुछ बच्चे ऐसे जो 1-1, 2-2 नंबर से बाहर हुए। क्यों बाहर हुए? क्योंकि फर्जीवाड़ा हुआ। मैं लेके गया था 10वीं में सप्लीमेंट्री से वो लड़की पास, 12वीं में सप्लीमेंट्री से पास, 3 साल का कोर्स 4 साल में किया, संस्कृत से बीए किया, और पटवारी की टॉपर कैसे बनी? सरकार से यह सवाल था, हमारा सरकार ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सरकार फंस जाती है यहां पर। इन्होंने बच्चों को बुलाया और बोला कि क्या है, तो बोले गोपाल भड़का रहा है, इंदौर की कोचिंग वाला कोई व्यक्ति है। कोई कोचिंग वाला नहीं, वो मेरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रोग्राम चालू होने के पहले 5 पुलिस वालों को बाहर खड़ा कर दे, देखना ये कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे तो उसको उठा के जेल में डालना है। आपने देखा होगा बाहर पुलिस खड़ी है। यहां केवल हम मीटिंग कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आगे हमको करना क्या है, और अभी से पहरे लगा दिए हैं। इन पहरों से डरने वाले हम लोग नहीं है। इन्होंने क्या किया मेरे को दबाने के लिए, पटवारी आंदोलन जब चल रहा था तब कि यार 15.5 लाख का नोटिस भेज देंगे तो ये चुप हो जाएगा। पुलिस के 2 नोटिस भेजे 20-20 हजार के, आप सारे प्रूफ देख सकते हो मेरे साथ। मैंने ये चीजें कोचिंग एसोसिएशन के सामने भी रखी।
पर इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो आप बताओ मैं ऐसे संगठन में रह सकता हूं क्या? मैंने उसी समय उस संगठन का बहिष्कार कर दिया कि हम इससे भी बड़ा संगठन बनाएंगे, जिस कोचिंग में लड़ने वाला शिक्षक होगा, तलवे चाटने वाला शिक्षक नहीं होगा। मुझे पता है ये मेरी कोचिंग बंद करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, या 10 से 15 दिन के अंदर हंगामा होगा। कल भी एक हंगामा होते होते बच गया। कुछ लोगों का मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, बोले तो इनका बहुत विरोध करता है। देखो दिखाते हम तो कोचिंग कैसे चलेगा। मैंने बोल दिया तेरे अंदर दम हो तो ताला लगा के देख ले, अगर तू एक बाप की औलाद हो तो ताला लगा के देख ले। अब भाई साहब कुछ नेताओं के पास गए तो पता चला कि इसकी कोचिंग को अभी छेड़ने से मतलब नहीं है, छेड़ेंगे तो कुछ ना कुछ उल्टा हो जाएगा। तो अभी थोड़ा शांत हो गया, पर मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे ये लोग, क्योंकि आज तक अगर फर्जीवाड़े के खिलाफ अगर कोई खुल के बोला है, मैं ये नहीं कह रहा मैंने किया है, मूवमेंट्स अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट ने किया है, मुझे ताकत यहां से मिलती है। एक बार की बात बता रहा हूं मैं आपको। हम बड़वानी आंदोलन में गए थे, मैं था, प्रमोद सर था, ठाकुर सर थे, नहीं बड़वानी में गए थे सर हम। और आपको यह जान के ताज्जुब होगी, उस दिन प्रमोद भाई के यहां बेटी हुई थी। एक पिता अपने बेटी के जन्म के समय अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए था, पर उस समय प्रमोद भाई सुमेर सिंह बड़ोली की लड़ाई लड़ने के लिए बड़वानी गए थे। जब मैंने प्रमोद भाई से पूछा, यार प्रमोद भैया आपको घर रहना था, उन्होंने हमको नहीं बताया कि उनकी जो वाइफ है हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्होंने हमको नहीं बताया। जब शाम को 5 बजे उनके पास फोन आया कि बेटी हुई, तब उन्होंने बताया कि सर बेटी हुई है। तो मैंने बोला यार प्रमोद भाई आपको तो घर पे रहना था, भाभी के साथ रहना था, समय देना था, आज आप नहीं आते तो चलता। तो बोले मेरा मन तो नहीं था आने का, पर आपकी जो भाभी, उन्होंने बोला अगर हमारे संगठन का एक भी साथी परेशानी में है तो पहले हम उसके लिए लड़ेंगे। तो यह है इस संगठन की ताकत, और इसलिए हम इस संगठन के माध्यम से जुड़े और यहां पर आपके सामने बात रख रहे हैं। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी बातें रखी, पर यह है उन बातों पर हमको अमल भी करना पड़ेगा। राजस्थान में क्यों परिवर्तन होता है, क्यों एक ही दिन में लाखों बच्चे सड़कों पर उतर जाते हैं? क्यों? क्योंकि वहां का युवा जागरूक है, वहां के सारे कोचिंग वाले जागरूक है, मैदान में उतर जाते हैं कि बच्चों के साथ गलत हुआ है, हम इसके साथ लड़ेंगे, अगर ये मरेगा तो हम भी मरेंगे। पर ये लोग क्या करते हैं, ये मरेगा साला, हम अंदर बैठेंगे, हम एसी के कमरे में आराम करेंगे। ये चल रहा है इंदौर के अंदर, और गलती उसकी नहीं, गलती आप लोगों की है। अगर धर्म में अगर आज मैं बोलता खाना मिल रहा होता तो यहाँ पे 2000 की भीड़ होती, मैं बोलता धर्म में किताब मिल रही होती, यहाँ पे 10,000 बच्चों की भीड़ होती, क्योंकि हम लोगों को धर्म की आदत लग गई है। हम जब तक ये धर्म के नाम पे जाते जाएंगे कि धर्म ही मिल रहा, हमको फ्री मिल रहा है, चलो एक बार एक ने किताब बांटी, 10,000 बच्चे चले गए। उस किताब से पढ़ के आपकी कौन सी नौकरी लगेगी जब मध्य प्रदेश के अंदर भर्ती ही नहीं आएगी? मैंने बोला था 12 अगस्त के दिन हम व्यापम को श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि 1 साल हो गया था एमपी पुलिस की तैयारी करते करते बच्चा मैदान में दौड़ रहा था, किसी के पैर में छाले पड़ गए, किसी के पैर की हड्डी टूट गई है, किसी ने 50-60 हजार का कर्जा कर लिया है, पर सरकार ने 1 साल तक उनके रिजल्ट को रोक के रखा कि हम आपका फिजिकल नहीं ले रहे हैं। सरकार को पता चला कि 12 अगस्त को ये लोग बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया? मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि व्यापम ने 75 दिन पहले डेट घोषित कर दी कि हम 23 सितंबर से आपका फिजिकल लेंगे। ये डर तो है, ये डर तो है। एक ही परीक्षा के 3 पेपर लीक हुआ, आपको नहीं पता होंगे। स्टाफ नर्सिंग से कोई सीएचओ की एग्जाम दी थी किसी ने? एक ही परीक्षा के 3 बार पेपर लीक हुए। 2021 एक बार पेपर लीक हुआ, उसको निरस्त किया गया। 2022 में 2 बार पेपर लीक हुआ, उसको निरस्त किया गया। 2023 में 31 अगस्त के दिन जब पेपर हुआ तो उसका आज तक परीक्षा परिणाम नहीं आया है। यह मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। ये क्या करेगी? स्टाफ नर्सिंग का भरोसा, ये भर्ती क्या करेगी? ये नहीं करेगी। अभी क्या हुआ, कल मुझे पता चला कि मैंने 4 दिन पहले वीडियो बनाया था, तो उन्होंने चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दे दिया। एक काम करो, आप चॉइस फिलिंग करो अब, क्योंकि पता है ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। और मीटिंग में बच्चों के आने से पहले पुलिस आ गई थी। आप ये तो सोचिए, कहीं तो डर है। मतलब हम बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं बस आप हमारा साथ दो, साला कौन नहीं झुकता यार, झुका के रख देंगे। आप एक बार साथ दो। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, अगर कुर्बानी दी जाएगी तो सबसे पहले गोपाल प्रजापति वहां खड़ा होगा आपके हक अधिकारों के लिए।
ऐसे ही नहीं, हम 13 एफआईआर झेल के बैठे। किसके लिए? आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए हमने आंदोलन की। हम कितनी ही बार, हमारी जब तारीख आती है, हम सभी लोग मिलकर भोपाल जाते हैं कि चलो हमारी तारीख है, हम जाते हैं। हमने कभी किसी नेता के तलवे नहीं चाटे कि हमारी एफआईआर कटवा दो। हमने बोला संघर्ष किया है, लड़ेंगे। अगर जेल में डाल के मार भी डालोगे तो हम उस चीज के लिए भी तैयार है। पर दोस्तों, यहां दर्द उठता है। और भी कई सामाजिक संगठन बने हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप लोग साथ दो। ये राजनीतिक बात नहीं है, ये बच्चों के भविष्य की बात है। अगर आप लोगों ने साथ दिया तो मध्य प्रदेश की पूरी सूरत बदलेगी। एक भी मुझे सरकारी स्कूल बता जो इंग्लिश मीडियम का चलता हो, व्यवस्थित चलता है क्या? आप दिल्ली में जाके देखो, मैं दिल्ली में 5 दिन रुका हूं। वहां के स्कूलों में ऐसा लगता है कि हम 5 स्टार होटल में आए हैं। तो इसी देश का हिस्सा, वहां इतनी तरक्की क्यों? और एमपी में तो पढ़ाने के लिए टीचर तक नहीं है। कहीं पर झोपड़ियों के अंदर स्कूल लग रहे 3-3, 4-4, 5-5 साल से हैं। ऐसी तो मध्य प्रदेश की शिक्षा का पूरा हाल कर दिया है। और करा किस लिए है? क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं है। अगर हम जागरूक होते तो हम इसे कब का पटक दिया होता। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे दोस्तों। और आपने जो बात कही है, उस बात पे हम लोग लड़ेंगे। अभी सर ने यह कहा कि पेपर में आया था कि इन्होंने 2022 और 2023 में सबसे ज्यादा भर्ती की। तो सर, पेपर उनका है, मीडिया उनका, जो बोलेंगे वो छापेंगे। पर हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो जानते नहीं जानते। जब सब कुछ बिका है और अगर हम नहीं बिके तो याद रखो, यहां पे आने वाला हर एक व्यक्ति का जमीर जिंदा है। हर एक व्यक्ति का जमीर जिंदा है। और आपके बीच यहां पर यह मीटिंग रखने का एक कारण ही यह रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आप मुद्दे देखो, कितने मुद्दे हैं। यह वीडियो जाएगा इंटेलिजेंस के पास और कहा जाएगा गोपाल सर ने यह बोला और इसके ऊपर यह करेंगे, वो करेंगे। और ये दबाने के कई प्रयास करते हैं और करेंगे भी, पर उनको यह पता नहीं है मैं इनके बाप से नहीं डरता, है ना। ये इनको जो करना वो कर ले भाई, जो होगा वो देखा जाएगा। एक बात सत्य है, मृत्यु अटल है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, पर साला शान से मरेंगे। ऐसे नपुंसकों की जिंदगी जी के नहीं मरना। मरेंगे तो लड़ते लड़ते मरेंगे और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। यहां पर एक बात लिखी है कि रोजगार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। क्यों नहीं हो सकता है? होगा, पर कब होगा? जब हम एक होंगे, जब आप और हम सब मिलकर लड़ेंगे। एक हाथ से कुछ नहीं होगा साथियों। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला व्यक्ति शहीद हो जाएगा। पर एक बात यह भी है, सर ने कहा था 1-1-1000 के बराबर है, पर उस समय मेरे मन में ख्याल आ रहा था ये 1-1 के बराबर है, पर ये 1 चंद्रशेखर आजाद है, ये 1 भगत सिंह है, ये 1 राम प्रसाद बिस्मिल है, ये 1 खुदीराम बोस है, ये 1 वो है जो सरकार को हिलाने की ताकत रखता है। 1 में भी बहुत ताकत है, 1 में भी बहुत ताकत है। पर शर्त यह है कि मैदान में उतर के लड़ना पड़ेगा हम लोगों को। यहां पर बहुत सारे भाई दूर दूर से आए हैं। बारिश की वजह से कुछ लोग नहीं आए, क्योंकि मैं उन लोगों को तो पहले मानता ही नहीं हूं। जिसका जमीर जिंदा होता वो कैसे भी आ जाता। सुबह जब मैं आया तब लोग गीले होके आ रहे, कूलर के सामने खड़े होकर सूख रहे हैं कि सर गीले हो गए हम लोग। पर किसी ने यह शिकायत नहीं कि सर बारिश ज्यादा थी इसलिए मेरा मन नहीं था आने का। कुछ लड़कियां भी आई हैं, बारिश जैसे रुकी सब अपनी अपनी सुविधा से आए। क्यों आए? आप खुद से एक प्रश्न पूछ के देखो, आप यहां पर क्यों आए हो? खुद से बात करना सीखो। हम क्यों आए हैं, किसके लिए आए हैं? हम उस बूढ़ी मां के लिए आए हैं जो सपने देख रहे कि मेरा बेटा किसी दिन नौकरी लगेगा तो एक जोड़ी साड़ी लेके आएगा। वो पिता सपना देख रहा है खेत में काम करते करते, बेटा किसी दिन नौकरी लगेगा तो एक दिन सर जो नीचे है वो ऊपर उठा के चलूंगा मैं। वो छोटा भाई उम्मीद लगा के बैठा है कि उसका भाई एक दिन पुलिस की वर्दी में आएगा। एक छोटी बहन इस उम्मीद में है कि जब राखी का त्योहार आएगा तो मेरा भाई नौकरी लगेगा तो एक ड्रेस देगा मेरे को। और हम इसलिए इंदौर में बैठे हैं कि उनके सपनों को पूरा करना है। प्राइवेट नौकरी हम भी कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी हम भी कर सकते, पर उस मां बाप के सपनों को कैसे बेच दें हम? कैसे बेच दें मां बाप के सपनों को? जिसने एक साड़ी में पूरा साल निकाला है, उसे यह नहीं पता होता कि दिवाली पे नए कपड़े खरीदना होते हैं। आज के कल्चर से हमारे माँ बाप परिचित नहीं है। उनको यह नहीं पता होता कि दिवाली पे नए कपड़े खरीदना है। जब हमारी मम्मी का पापा का फोन आता तो पहला शब्द होता है बेटा खाना खाया।
बोले पैसे की जरूरत है, पैसा नहीं होगा कर्जा लेगी, आपको पढ़ाएगी, आपको इस काबिल बनाएगी। पर बात यह है कि हमें एक बार अवसर मिले, हम हमारी योग्यता दिखाते। अवसर भी मिलता है तो फर्जी लोगों को भर्ती कर दिया जाता है। वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ था, गृह मंत्री जी ने आके क्या बोला, तकनीकी त्रुटि की वजह से पेपर लीक हो गया था, पेपर हैक हो गया था, और हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि जिसके अंदर पेपर को निरस्त किया जाए। उस समय सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली। वर्ग 3 का पेपर हम सबकी आंखों के सामने आया था। एग्रीकल्चर का पेपर लीक हुआ था, नंबर आए थे, कैसे आए थे? उस समय सरकार फ्रंट फुट पे थी, पर उस समय हम अपने घरों के अंदर थे। आज मैं आपका थोड़ा सा ज्यादा समय ले रहा हूं, पर कभी कभी क्या हो, कुछ लोगों ने आईना देखना छोड़ दिया हो, तो आईना देखने का काम भी चालू कर देना चाहिए। हम इस धरती पे पैदा क्यों हुए? क्या हम खाने के लिए पैदा हुए? क्या बस हम केवल जीने के लिए पैदा हुए? क्या हम केवल मरने के लिए पैदा हुए? मुझे यह लगता है हर एक व्यक्ति का जन्म इस धरती पे हुआ है, किसी ना किसी उद्देश्य के साथ हुआ है। वो कोई ना कोई इतिहास रच के जाएगा यहां से, और आप सब उस इतिहास को बनाओगे। हम लड़ेंगे साथियों, कभी नहीं झुकेंगे। मैंने कहा एक ऐसी सेना बनाना है जो सरकार के आंखों में आंखें डाल के बोले, उन मंत्रियों से पूछे कि पटवारी की रिपोर्ट कहां है, वर्ग 3 का पेपर लीक कैसे हुआ, एग्रीकल्चर में फर्जीवाड़ा कैसे हुआ। अभी सर ने एक और बात कही थी, बीजेपी के एक विधायक है, उन्होंने एक पोस्ट की थी आज से 2 दिन पहले कि 2 लाख रुपए में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती मिल रही है। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? जब सरकार के ही व्यक्ति बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, ये गलत हो रहा है, जो 2 लाख रुपए दे रहा है उसका आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हो रही है, और सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हो रही है, इसलिए हमारी नौकरी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि ये तो 2-2, 3-3 लाख रुपए देके नौकरी लग जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी कोई भर्ती का कैलेंडर व्यवस्थित नहीं है। एएसआई के पद पूरे मध्य प्रदेश में 94 आए, बल्कि जिले ही 55 है। अगर एक जिले को 2 पोस्ट भी अगर ये गधे लोग देते तो 110 पोस्ट होती है। और अभी ये नई भर्ती निकालेंगे, उसके चक्कर में मत आना आप लोग, क्योंकि बजट में कहीं पर भी उस चीज का उल्लेख नहीं है कि नई भर्ती लेंगे। 7,500 पद आएंगे एमपी पुलिस के, पर वो आएंगे नहीं, वो पुराने पद है। उन पुराने पदों पर अभी तक इन्होंने भर्ती नहीं ली है, उन पदों पर ये भर्ती करेंगे। शिक्षक पद जो है वो भी पुराने हैं, जिसके अंदर पात्रता परीक्षा हो चुकी है, मुख्य चयन परीक्षा लेना उन लोगों को। अगस्त में ये लोग पेपर ले रहे हैं, मैं लिख के दे दूं आपको, अगर ये अगस्त में पेपर ले ले तो यहां जितने भी लोग बैठे मेरी कोचिंग पे आके मेरे को जूता मार देना। अगस्त में पेपर है और अभी तक सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है कि सिलेबस क्या है, कि पढ़ना क्या है बच्चों को। और ऐसे राज्य में हम लोग जी रहे हैं जहां पात्रता परीक्षा निकालने में मई में हुई थी परीक्षा, और आज समय है जुलाई। हम 15 महीने बाद भी सरकार से एक ही चीज का निवेदन कर रहे हैं कि सिलेबस कब दोगे आप। आखिर हमको यह पूछने की जरूरत क्यों पड़ गई? राजस्थान में जब परीक्षा होती है, जब नोटिफिकेशन आता है उसके पहले क्लियर होता है परीक्षा इस दिन होगी, रिजल्ट इस दिन आएगा, ज्वाइनिंग इतने समय से चालू होगी। मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं होता? और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार व्यापम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, व्यापम से बहुत ज्यादा प्यार है। और आपको एक बात और जान के ताज्जुब होगी, व्यापम ने अभी तक 6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है बेरोजगारों से। 6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी, ये व्यापम के खुद के आंकड़े हैं। उसने 5 अरब की तो एफडी कराई है। वो पैसा किससे कमाया? हम लोगों से कमाया, और हम लोगों ने फॉर्म के लिए जो पैसा भरा है ये उनकी इनकम है, उसी से ये लोग पले बड़े हैं। और जब हम व्यापम में गए थे, मैं था, ठाकुर सर था, प्रमोद सर थे, हम लोग गए थे, हमने पूछा कि हम फोन लगाते हैं, आप लोग फोन का जवाब नहीं देते हो, तो उन्होंने क्या बोला, एक फोन नंबर से कितने लोग फोन उठाएंगे? मतलब जहां पर 1 करोड़ युवा भर्ती दी है जिन्होंने पिछले 10 साल में, वहां पर कॉल अटेंड करने के लिए केवल 1 बंदा है। और मैंने बोला वो नहीं आता, तो बोले कॉल अटेंड नहीं करते। अगर इनको कोई योजना लानी रहेगी, चुनाव रहेगा, तो आप देखना आपके पास दिन में 3 बार फोन आएगा कि आप किस पार्टी से जुड़े हो, आपको किसको वोट देना है। पर जब बेरोजगार अपना फॉर्म भरता है तो ये जब पूछने के लिए कॉल लगाता है कि सर परीक्षा कब होगी, हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, तब कोई फोन उठाने वाला नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रोजगार